गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 5 सेशन हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। जिस किसी ने भी अभी तक हमारी वे 5 वीडियोस नहीं देखी है तो आप अभी जाइए और हमारी वे 5 की 5 वीडियो देखिए और हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। BTC 4th सेमेस्टर इंग्लिश के नाम से मिलेगी। उसके अंदर जाके आप हमारी प्रीवियस 5 की 5 क्लास को देख सकते हैं। और हम साथ के साथ आपको इन सभी वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप आसानी से उन वीडियोस को देख सकें। ठीक है, अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्यों उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। और मैंने काफ़ी जो हमने 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड की है उसमें जितने भी कमेंट्स पड़े हैं तो हर एक कमेंट्स के ऊपर एक सबसे ज़्यादा कमेंट जो मिल रहा है हमको देखने को एक ही मिलता है, सर कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस करा दीजिए। तो आपको उसी को देखते हुए आज मैं लेके आया हूँ, उसी टॉपिक को कवर करेंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो आपका एग्जाम होता है BTC 4th सेमेस्टर का, उसके अंदर क्या होता है कि आपको टेंस पहचानने नहीं होती कि ये कौन सा टेंस है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके BTC 4th सेमेस्टर एग्जाम में कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, मतलब हम किस सेंटेंस को, मान लो सिंपल को कंपाउंड में कैसे बदलेंगे या सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारा टॉपिक का नाम होगा। इसको हम कौन से सेंटेंस को किस सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं कौन कौन से रूल्स हम उसमें फॉलो करेंगे, ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये आपका टॉपिक है ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, इसको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्यों इसमें काफ़ी रूल्स भी है और मैं ये नहीं चाहता कि आपके कोई भी नंबर आपका इसमें से कटे। क्योंकि हमारा जो टारगेट, हमारा जो चैनल है ऑनलाइन शिक्षण, जो हमारा टारगेट चल रहा है 25 आउट ऑफ 25, तो उसी को देखते हुए हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस में कैसे चेंज हो रहा है, और आपको ज़्यादा उसमें दिक्कत भी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमको पढ़ना है। तो इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस होता क्या है, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, सेंटेंस जो सेंटेंस होता है इसका एक क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे कौन कौन से टेंस होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है और हम उनको कैसे चेंज करेंगे। तो इसी के साथ मैंने स्टार्ट किया है टेंस। सेंटेंस क्या होता है, सिंपल, इसके अंदर हमको एक सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगी। ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो काम करती है, क्रिया करती है, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट जो क्रिया नहीं करती, नॉन फाइनाइट। ठीक है, जिसको सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी हिंदी में बोलते हैं। तो समझ आ गया कि सेंटेंस क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब हमारे पास सेंटेंस के बेसिक 3 टाइप्स होते हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहला कौन सा, सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरा पढ़ेंगे हम कंपाउंड
सेंटेंस, और थर्ड होगा हमारा कॉम्प्लेक्स। अब इनके नाम से ही हमको पता लग रहा है, सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण वाक्य होगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब ज्वाइन करना। इसके अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ कंजंक्शंस यूज करेंगे जिसके थ्रू हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से भी हमको समझ आ रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है वो इसमें क्या आएगी? इसमें आएगी। तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस है जो हमको देखने को इसमें मिलेंगे। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं और हम उसकी कौन से सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी सेंटेंस आता है, तो सबसे पहले तो उसको देख के यही घबराहट होती है कि ये सेंटेंस है कौन सा, पहचानने में नहीं आते। भाई चेंज तो तब होगा ना जब हमको ये पता रहेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। यदि हमने उसको पहचान लिया अच्छे से कि भाई हाँ ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो हम उसको ईजिली वे में उसको चेंज कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, सिंपल कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो मैं इसमें बार बार आपके सामने दो वर्ड यूज करूंगा। एक वर्ड तो यूज करूंगा इंडिपेंडेंट क्लोज। कौन सा यूज करूंगा? इंडिपेंडेंट क्लोज। और एक वर्ड मैं यूज करूंगा डिपेंडेंट क्लोज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज होती क्या है? मैंने बताया था क्लोज, बेसिकली क्लोज का हम अलग से सेशन ले लेंगे जिसमें आपको डीपली बता देंगे कि क्लोजेस होती क्या है। तो अब सिंपल सा समझते हैं क्लोज होती क्या है। क्लोज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा तो वो दो या दो से अधिक क्लोजेस से मिलके बना होगा। मान लो मैंने कहा आई लाइक टी, मैं क्या चाय पसंद करता हूँ, एंड ही लाइक्स कॉफ़ी, और वह कॉफ़ी पसंद करता है। अब ये देखिए, ये पूरा, इसमें पूरे चीज़ को देखो, पूरे कंप्लीट देखो, तो ये पूरा क्या एक सेंटेंस है, बट इसमें हमने एक एंड वर्ड यूज किया, एक कंजंक्शन यूज किया। इससे पहले एक ये वर्ब हमने क्या यूज की, हमने एक ये क्लोज यूज की, फर्स्ट क्लोज, और ये एक सेकंड क्लोज यूज की। अब ये देखिए इनके अलग अलग मीनिंग निकले। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, मतलब इसका अपने में पूर्ण है, मतलब पूरा मीनिंग दे रहा है, तो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और ही लाइक्स कॉफ़ी, ये भी अपने ऊपर एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसी के साथ इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? भाई मीनिंग से ही पता लग रहा है, इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर ना हो, स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र हो तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज। और डिपेंडेंट मतलब जो क्लोज दूसरी क्लोज पे निर्भर होगी। जैसे इसमें मैंने लिखा आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, मतलब पूरा मीनिंग निकल रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी क्लोज है? इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन यदि यहाँ पे कुछ और वर्ड्स यूज कर लेते जिसके थ्रू हमें ये पता ना लगता कि उसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? वो डिपेंडेंट क्लोज। और एक चीज़ और समझिए, एक सेंटेंस के अंदर क्लोज तो होगी दो या दो से अधिक, बट एक क्लोज के अंदर सेंटेंस हो तो ये कन्फर्म नहीं है। मतलब सेंटेंस के अंदर तो क्लोज होती है, बट क्लोज के अंदर सेंटेंस नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा और इसमें भी एक वर्ब होगी, एक फाइनाइट वर्ब होगी। भाई जब भी तो ये एक क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट क्लोज बनेगी। मैंने बताया ना आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसी तरीके से डिपेंडेंट क्लोज की यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें भी क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी। तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज का भी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इंडिपेंडेंट क्लोज का भी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बस इसमें चेंज क्या होता है देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा आई वॉज लेट, मतलब मैंने क्या लिखा, आई वॉज लेट, मैं लेट था। मतलब ये पूरा सेंस दे रहा है, पूरा मीनिंग दे रहा है, पूरा मीनिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी क्लोज हुई, ये क्लोज हुई इंडिपेंडेंट क्लोज। और मान लो मैं लिख दूं कि बिकॉज आई मिस्ड माई बस, मैंने क्या लिखा, आई मिस्ड माई बस। अब ये देखिए, मान लो मैं सिंपल इसकी हिंदी निकालता हूँ, बिकॉज आई मिस्ड माई बस, इसलिए मैंने अपनी बस मिस कर दी, छोड़ दी। तो क्यों छोड़ी, किसकी वजह से छोड़ी, मैं लेट था। तो इसका जो मीनिंग है इस सेंटेंस का वो किस पे निर्भर है, लेट के होने पे निर्भर है। तो इसलिए जो ये सेंटेंस है, यो वाला सेंटेंस, यो कौन सी क्लोज हुई, ये हुई डिपेंडेंट क्लोज। समझ आया भाई, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज समझ आई। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होगी, जो अपने आप में फुल मीनिंग दे रही होगी, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन डिपेंडेंट क्लोज वो होगी जो अपने आप में मीनिंग ना दे रही हो। दोनों का स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बस ये देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस। अब ये मीनिंग आई वॉज लेट, मतलब मैं लेट था, तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, ये वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा बिकॉज आई मिस्ड माई बस, बिकॉज आई मिस्ड माई बस, इसलिए मैंने अपनी बस मिस कर दी। तो इसका मतलब मैं सिर्फ इसका मीनिंग निकालूंगा, बिकॉज आई मिस माई बस, इसलिए मैंने अपनी बस मिस कर दी। किस वजह से करी, लेट होने की वजह से। तो इसका जो मीनिंग है वो किस पे निर्भर कर रहा है, पहले वाले सेंटेंस के ऊपर। तो ये तो दोनों हुई क्लोज। मैंने बताया ना कि एक सेंटेंस दो क्लोज से मिलके बनता है। तो ये मैंने जो लिखी है नंबर 1 और नंबर 2, ये लिखी है मैंने क्लोज, एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज। अब मान लो मैं इसको मिला के लिख देता हूँ, आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस। ठीक है, समझ आया। तो क्या लिखा, मैं लेट था इसीलिए मैंने अपनी बस मिस कर दी। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज को मिक्स करने से एक सेंटेंस बनता है। मैंने बताया कि सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लोज हो सकती है। तो इसी तरीके से मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज को क्या करा, मिक्स करा, और मिक्स करने से ये पूरा बन गया हमारा एक सेंटेंस। ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं 1 बाय 1। पहले पढ़ेंगे सिंपल, फिर कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद चलेंगे इनके ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो समझ आया कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज होती क्या है। तो इसी के साथ अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस होता क्या है और इसका हमको पहचानने में कैसे आएगा कि सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहली चीज़, इसके मैं स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं, तो इसमें सिंपल इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी। मतलब इस वाले सेंटेंस के अंदर सिंपल एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी, सिर्फ एक, दो नहीं आएगी, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी। इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है, जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आई लाइक टी, मैंने पहला सेंटेंस ये लिख दिया। दूसरा सेंटेंस लिख दिया, अनुज लाइक्स कॉफ़ी, दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तीसरा मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, चौथा एक और सेंटेंस, सी
क्राइड, सी क्राइड, या क्राइज लिख लीजिए, वह रोती है, सी क्राइज। ठीक है, तो समझ आया। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसमें सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी। एक इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आएगी, फाइनाइट वर्ब। भाई स्ट्रक्चर यही तो होता है इंडिपेंडेंट क्लोज का, कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब आएगी। तो इसके अंदर देखिए, इसमें हमने एक सब्जेक्ट आया है आई, लाइक एक आई हुई है, लाइक मतलब पसंद करता है। इसी तरीके से इसमें सब्जेक्ट अनुज है और इसकी फाइनाइट वर्ब है लाइक्स। इसी तरीके से इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट इसी में आया है, इसमें सी सब्जेक्ट है और क्राइज क्या है, इसमें फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो समझ आया सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस की बस इतनी ही पहचान होती है कि इसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी, मतलब इसमें सिर्फ एक सेंटेंस, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट आएगा और एक फाइनाइट वर्ब आएगी। तो सिंपल सेंटेंस समझ आ गया हो। तो चलो अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 क्या होता है। अब भाई सिंपल सेंटेंस भी समझ आ गया आपको कि सिंपल सेंटेंस की इसका टाइप्स मतलब सॉरी क्या होता है सिंपल सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। नंबर 2 पढ़ते हैं वो कंपाउंड। कंपाउंड से मीनिंग से ही समझ आ रहा है कि उसमें कुछ मिक्स होगा। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के मैं स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं, स्ट्रक्चर की, तो जैसे सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज आ रही थी, इसमें क्या होगी, 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी। मतलब मान लो पहले तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज आ गई, क्या आ गई, इंडिपेंडेंट क्लोज आ गई, और इसके साथ हम एक इंडिपेंडेंट क्लोज और लेंगे, दूसरी एक इंडिपेंडेंट क्लोज और लेंगे। ठीक है, समझ आया भाई। फर्स्ट जो था सिंपल सेंटेंस उसके अंदर तो सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लोज थी, मतलब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब थी। इसी तरीके से जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी, दोनों क्या होंगे, अपने आप में स्वतंत्र होगी। उसके साथ जो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगी वे जुड़ी रहेगी किसी को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसको हम लिंकर्स भी बोल सकते हैं। लिंकर मतलब जोड़ना, जोड़ने के लिए जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे वो कौन कौन सी यूज करेंगे। ठीक है, हमने कंजंक्शन आपको बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है कि कंजंक्शन होता क्या है, कौन कौन सी कंजंक्शन होती है। ठीक है, उनके रूल्स उनके यूज यहाँ पे आपको थोड़ा पता लगेगा। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कंपाउंड का। 2 इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगी, एक पहले आएगी एक बाद में आएगी, और उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी रहेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये देखिए कंजंक्शन तो इतनी होती है, हमको कैसे पता लगेगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि कंजंक्शन लगी रहती है लेकिन हमें नहीं पता रहता कि वो कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। चलो मैं थोड़ा इजी बना देता हूँ इस चीज़ को। कैसे, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, ये फैन बॉयज, क्या है, फैन बॉयज। ये होती है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, मैंने बताया ना भाई कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो 2 इंडिपेंडेंट क्लोज आ रही है और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ रहा है। दोनों को सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, तो आप इस फॉर्मूले से याद रखेंगे। एफ से क्या बनेगा, 4, क्या बनेगा, 4। ए की मैं बात करूँगा तो ए से बनेगा क्या, एंड। एन से यदि मैं बात करूँ तो एन होगा नोर, एन क्या होगा, नोर। बी की यदि मैं बात करूँ तो बी होता है बट। ओ की मैं बात करूँ तो ओ होता है और। वाई की बात करूँ तो वाई होता है यट, और एस की बात करूँ तो ये होता है सो। तो ये हमारे पास 4 मेन सब
सात मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि ये सेंटेंस कंपाउंड है। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको इन 7 में से कोई सी एक भी कंजंक्शन देखने को मिली तो इसका मतलब है वो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, समझ आया? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ी रहेगी, वो किससे जुड़ी रहेगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है? मैंने इसका भी एक ट्रिक बता दिया आपको, फैन बॉयज। फैन बॉयज से एफ स्टैंड फॉर, ए से बनेगा एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। किसी भी सेंटेंस के अंदर ये आपको ये देखने को मिल रहा है, कोई भी कंजंक्शन इसमें से आपको देखने को मिलेगी तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कंपाउंड। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ये कोई भी कंजंक्शन देखने को मिली तो आपको क्या करना है, एकदम तुरंत पहचाननी है कि ये होती है कौन सी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब वो कौन सा होगा, वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। चलो इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते तब आपको समझ आएगा। मान लो मैंने कहा आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं, एंड मोहन लाइक्स कॉफी। समझ आ गया? मतलब मैं चाय पसंद करता हूं और मोहन कॉफी पसंद करता है। इसका पहला सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, आई, ये हो गया इसका सेंटेंस नंबर 1। और दूसरा पढ़ते, आई स्टडीड बट ही प्लेड। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस बनाया मैंने। और देख लेते हैं, फिर इसका एक साथ करेंगे कि ये कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। राम इज पुअर, मतलब राम गरीब है, बट लेकिन ही इज ऑनेस्ट, मतलब राम गरीब है लेकिन फिर भी वो क्या है, वो ईमानदार है। 3 एग्जाम्पल लिख दिए। चलो एक एग्जाम्पल और लिख देते, आइदर गो टू हिम, या तो उसके पास जाओ, और सेंड हिम ए मैसेज, या तो उसके पास जाओ या उसको एक मैसेज सेंड करो, भेजो। ठीक है, अब मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे बताई थी, फैन वॉइस, यही तो बताई थी, फैन वॉइस बताई थी। अब ये देखिए इसमें ए से क्या बना, ए से एंड बताया था। तो इसमें ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा है 2 इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी, मतलब दोनों का मीनिंग जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, स्वतंत्र होगा। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, पूरा मीनिंग आ रहा है, निर्भर तो नहीं कर रहा। मोहन लाइक्स कॉफी, मोहन कॉफी पसंद करता है, इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। बीच में हमने वर्ड यूज किया है एंड। कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करिए, ए फॉर एंड, ए से एंड ही तो बन रहा था, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से मैं आई स्टडीड, ये पूरा मीनिंग अपना अलग दे रहा है, और ही प्लेड, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, लेकिन हमने इसके बीच में बट यूज किया है। बट क्या है, बी से यहाँ पे बट था, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरीके से राम इज पुअर, राम गरीब है, पूरी सेंस दे रहा है, पूरा मीनिंग आ रहा है, राम गरीब है, पूरा मीनिंग आ गया। लेकिन ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। इसके बीच में हमने क्या यूज किया, बट। तो बट यूज करते ही क्या हो गया, ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और 2 जब इंडिपेंडेंट क्लोज है तो उसके बीच में जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से आइदर गो टू हिम, या तो उसके पास जाओ, अब पूरी सेंस आ गई, या तो उसके पास जाओ या उसको एक मैसेज भेजो। अब मैंने यहाँ पे यूज क्या कर लिया, और। ठीक है, तो ये थे आपके कंपाउंड सेंटेंस के 4 एग्जाम्पल, आई लाइक टी
एंड। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ आ गई। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद करने का सबसे आसान सा तरीका है फैन बॉयज। जो जो वर्ड्स होंगे, जो जो कंजंक्शन होगी वो इसी से बनी, मोस्टली इससे भी अलग होती है बट मोस्टली ये ही कंजंक्शन आपकी यूज़ होगी किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए। तो ये था कंपाउंड सेंटेंस की कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब चलते हैं नंबर 3 कॉम्प्लेक्स। तो अब तक हमने 2 सेंटेंसेस पढ़े, एक सिंपल सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस। उनके बेसिक स्ट्रक्चर जाने और उनके रूल्स जाने। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज आई थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लोज आई थी, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मैं इसके भी स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी हमको इसमें क्या होगा, इसमें हमको एक इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी, इसमें हमको एक इंडिपेंडेंट क्लोज दी रहेगी और उसके साथ एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लोज देगी। मतलब एक तो इंडिपेंडेंट दे दी, दूसरी दे दी हमको डिपेंडेंट क्लोज, और इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए बीच में हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें हमको यूज करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस डिपेंडेंट क्लोज, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरी होगी डिपेंडेंट क्लोज, और उसके बीच में उन्हें जोड़ने के लिए वर्ड यूज होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन सी होती है, मैं यदि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे दैट होता है, वोट होता है, हु होता है, हुम होता है, हुज, विच होता है, वेयर होता है, हाउ होता है। ठीक है, मतलब डब्लू फैमिली के बोलते हैं इनको, डब्लू फैमिली के प्रोनाउन, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, वेयर और हाउ। समझ आ गया। तो कौन कौन से लिखे मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, दैट, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, हाउ। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे एज होता है, एज सून एज होता है। ठीक है, उसके बाद एज होता है, एज सून एज होता है, और बिकॉज होता है, और दो होता है, मतलब दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, और इसके साथ अनटिल होता है और अनलेस होता है। ठीक है, अनलेस होता है। ठीक है, और इसके साथ एक और लिख देता हूँ मैं, एक लेस्ट भी होता है, जो मैंने कंजंक्शन में आपको पढ़ाया था कि लेस्ट के बाद हमेशा कौन सा मोडाल यूज़ करते हैं, शुड। लेस्ट के बाद कभी भी मे या माइट नहीं आता, लेस्ट के बाद आता है शुड। तो ये होती है हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन कौन सी, दैट, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, हाउ, एज सून एज, बिकॉज, दो, अनटिल और अनलेस एंड लेस्ट। तो जब भी हमको किसी भी सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई सी भी एक कंजंक्शन दी होगी तो इसका मतलब है कि वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, पहचान करने की तरीका ऐसा है भाई, सिंपल तो सेंटेंस इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब दी होगी, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस के अंदर मैंने बताई थी 7 कंजंक्शन। कौन सी, फैन बॉयज। उन फैन बॉयज से अलग कोई सी भी कंजंक्शन होगी और वो उससे 2 क्लोजेस जुड़ी होगी तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो याद करने का तरीका तो यही है
कि भाई फैन बॉयज़, मतलब जो 7 कंजंक्शन मैंने बताई आपको फैन बॉयज़, उसके अलावा जो भी कंजंक्शन यदि आई हुई होगी तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा आई सो, मैंने देखी ए बर्ड, एक चिड़िया, मतलब आई सो ए बर्ड विच, जो, was flying, which was flying। ठीक है, समझ आया? तो ये क्या हुआ, मैंने पहला सेंटेंस लिखा है कि आई सो ए बर्ड, आई सो ए बर्ड विच वॉज फ्लाइंग, मतलब मैंने एक चिड़िया देखी, विच, जो, वॉज थी, फ्लाइंग, उड़ रही थी। तो इसके बीच में मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, विच। विच क्या है, विच क्या है, एक कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको भी लिख लेते हैं विच को भी, ये डब्लू फैमिली का है तो विच। ठीक है, तो आई सो, मैंने देखी, ए बर्ड, एक चिड़िया, विच वॉज फ्लाइंग, जो उड़ रही थी। तो ये जब मैंने डब्लू फैमिली बोलते हैं इसको, जब सारे डब्लू से रिलेटेड लिखे तो विच भी आएगा उसके अंदर। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा आई सो, मैंने देखी एक चिड़िया जो उड़ रही थी, तो इसमें विच आते ही हमको पता लग गया कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। अब इसकी एक और पहचान बताता हूँ भाई, मैंने ऊपर लिखा है एक इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी और एक डिपेंडेंट क्लोज आएगी। अब ये देखिए, विच वॉज फ्लाइंग, जो उड़ रही थी, तो इसका मीनिंग तो कंप्लीट नहीं है। कौन है वह, वो एक चिड़िया है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस वाले सेंटेंस पे। तो इसलिए यह तो डिपेंडेंट क्लोज है और यह एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ऊपर लिखा ना मैंने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज आएगी, मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र होगी, और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लोज आएगी जो उस इंडिपेंडेंट पे क्या रहेगी, निर्भर रहेगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखा हमने, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उस एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दो से रिलेटेड देख लेते हैं। दो, यद्यपि ही इज रिच, मतलब यद्यपि वह क्या है, अमीर है, यद्यपि वह अमीर है, और ही इज हार्ड वर्किंग, क्या है, मतलब वो अमीर है लेकिन फिर भी क्या है, हार्ड वर्किंग है। अब मैंने इसमें क्या, कौन सा वर्ड यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया है दो, और मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है दो, THOUGS, दो। ये कौन सी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होने की वजह से ये जो सेंटेंस है, मान लो पहचानने में भी आ जाए, तो जो फैन बॉयज से अलग जो कंजंक्शन है वो कौन सी होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सिंपल आपके एग्जाम में दिए आ जाते, सेंटेंस दे दिया, पूछ लिया कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो तीन ही ऑप्शन आएगी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तो एक सिंपल सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब आएगी। यदि वो कंपाउंड की बात करेगा तो उसमें फैन बॉयज से रिलेटेड कोई भी कंजंक्शन आएगी। यदि उसमें से देखने को मिलती है तो इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है। यदि उनमें से कोई सी देखने को नहीं मिलती तो कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। तो ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगी, एक उसमें एक से अधिक डिपेंडेंट क्लोज रहेगी, साथ में उसमें जुड़े रहेंगे क्या, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन सी होती है, ये जो मैंने लिखी हुई है सारी, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। तो ये थे इसके एग्जांपल, आई सो ए बर्ड विच वाज फ्लाइंग। तो ये था हमारा नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब तक हमने देखा कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तीनों के बेसिक स्ट्रक्चर समझे। अब हमको पता लग गया कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है। अब आपको सब कुछ पता लग गया कि होता क्या है। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कैसे कौन से सेंटेंस को हम किस सेंटेंस में चेंज करेंगे।
तो समझ आ गया आपको कौन सा सेंटेंस किस टाइप से होगा, उसकी पहचान कैसे होगी। तीनों सेंटेंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब मैंने आपको क्या बताया, सेंटेंस होते 3, सिंपल, नंबर 2 कंपाउंड और नंबर 3 कॉम्प्लेक्स। ये 3 सेंटेंस होते हैं। अब हमको इनका ही ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्या आएगा, या तो सिंपल से वो कंपाउंड में चेंज कराएगा या सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज कराएगा। 2 तो ये होते हैं और थर्ड होता है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, जो आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इन्हीं पर रिलेटेड होंगे, या तो सिंपल से कंपाउंड में चेंज कराएगा या सिंपल से कॉम्प्लेक्स चेंज कराएगा या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स चेंज कराएगा। तो आज की हम वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। मतलब हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। और इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 2 रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसमें हम बताएंगे कि कैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज करते हैं और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो उस वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी उसमें चीज़ें आएगी, रूल्स आएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, कुछ बेसिक रूल्स, जो मैं आपको बहुत आसान बना दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये सिंपल है और ये कंपाउंड सेंटेंस में हमने इसको चेंज कर दिया। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको समझ आए। जो आज तक आपको कन्फ्यूजन हुआ है कि कंपाउंड को कैसे बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स को, तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन शिक्षण के थ्रू हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप उस सेंटेंस को जल्दी से जल्दी आप उसको चेंज कर पाए, ट्रांसफॉर्म कर पाए। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब होगी। कंपाउंड सेंटेंस भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगी और वो किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होगी। जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कौन सी होगी, फैन बॉयज होगी। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस का एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब इसके रूल्स की बात करते हैं। मान लो हमारे पास कोई सिंपल सेंटेंस है, हमारे पास कोई सिंपल सेंटेंस है और उस सिंपल सेंटेंस में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिल गया। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, बोलते हैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं जब भी किसी भी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल जो है एक अलग टॉपिक है, इसको भी हम कवर करा देंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। मान लो हैविंग आ गया, हैविंग आ गया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब सेंटेंस के अंदर आपको हैविंग देखने को मिल गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ आया भाई। इसका बेसिक रूल, बिल्कुल बेसिक रूल बताऊंगा कि जिससे आप कोई भी सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ चेंज कैसा करना। तो इसका पहले रूल की यदि हम बात करें, यदि हम सिंपल सेंटेंस में हमको ये 2 चीज़ देखने को मिल गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिखेंगे आपको सिंपल सेंटेंस में। तो जब हम इस सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, तो हम कौन सी कोऑर्डिनेटिंग, भाई कंपाउंड में चेंज करने के लिए इनमें से कोई सी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें से हम यूज करेंगे एंड। क्या यूज करेंगे, एंड।
ठीक है, समझ आ गया। कभी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखा मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखा, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो उसको चेंज करने के लिए, कंपाउंड में बदलने के लिए सिंपल हमको एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करनी है। चलो मैं इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ये काफ़ी चीज़ें आती है। मान लो कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट दिखे, क्या दिखे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के इधर दिखे कोई भी एडजेक्टिव, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, काफ़ी बार आएगी इस सेंटेंस के अंदर। मान लो हमको कोई सब्जेक्ट दिखे और इधर दिखे कोई एडजेक्टिव, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमेशा BEB फॉर्म यूज़ करेंगे। BE फॉर्म क्या होती है, ये पढ़ी होगी आपने, इसको बोलते हैं इज, आर या एम, वॉज या वर। मतलब उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कोई हमें सेंटेंस दिया हुआ है और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो उसके बीच में हमेशा बी फॉर्म आती है हमेशा। और वो बी फॉर्म क्या होगी, या तो इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा या वो जाएगा या वर आएगा। मान लो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इज या आर या एम आएगा, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो वोज या वर आएगा। आई के साथ एम यूज करते हैं, बाकी सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। तो ये चीज़ बतानी थी मुझे कि कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव आपको दिख रहा है तो उसके बीच में हमेशा बी फॉर्म आएगी, और बी फॉर्म होती है इज, आर या एम। ठीक है, तो पहला रूल आपको समझ आया। पहला रूल क्या बताया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सीइंग द पुलिस, मतलब पुलिस को देखते ही, द थिफ, THIEF, द थिफ, मतलब पुलिस को देखते ही जो चोर है, रैन अवे, मतलब भाग गया। समझ आया। अब ये देखिए, अब इसमें सिंपल पहचान कैसी है, यो सिंपल सेंटेंस कैसा, भाई इसमें सिर्फ एक ही तो फाइनाइट वर्ब भाई, दौड़ना। अब देखिए सी मतलब देखना होता है, बट इसमें आईएनजी लग गया, मतलब ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा तो हम मीनिंग कैसे देगा, देखते ही, मतलब पुलिस को देखते ही जो चोर है वो भाग गया। तो एक चीज याद रखिए, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर रहे हो तो आप अपनी तरफ से कैसे भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बस एक कंडीशन है कि उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ही आप इसमें से कोई भी कंजंक्शन यूज कीजिए, आपको जो अच्छे लगे वो कंजंक्शन यूज कर सकते हो, बट जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसका मीनिंग नहीं चेंज करना है आपको, मतलब ट्रांसफॉर्म करते समय उसका मीनिंग नहीं चेंज करना। जो सेंटेंस के अंदर दिया है और चेंज करने के बाद भी उसका मीनिंग दोनों का सेम आना चाहिए, आप चाहे कोई सी भी कंजंक्शन यूज करो। तो अब जैसे मैंने बोला सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो मैंने क्या हुआ भाई, इस चोर ने इस पुलिस को देखा होगा तभी तो भागा वो। तो इसका मतलब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे भाई, इसमें हमको कौन सा वर्ड यूज करना है, एंड, कंजंक्शन एंड यूज करनी है। तो द थिफ, मतलब चोर ने, अब क्या है, सीइंग मतलब देखा, अब देखने का मतलब सो द थिफ, सो द पुलिस, मतलब चोर ने पुलिस को देखा, एंड, बीच में एंड लगा दिया, एंड रैन अवे, और मतलब भागा। चेंज तो नहीं हुआ, मीनिंग नहीं चेंज हुआ, मतलब चोर ने पुलिस को देखा और भाग गया। अब मैंने यहां पे कौन सी कंजंक्शन यूज करी है, एंड। मैंने बताया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, इसमें आया ना सीइंग आया, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे एंड कंजंक्शन यूज की है। ठीक है, समझ आया। तो कैसे ये बदला है, मीनिंग नहीं चेंज हुआ है, और ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में क्या हो गया, बदल गया। तो ये आपका था रूल नंबर फर्स्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
एग्जाम्पल किसका होगा? वो जिसमें हमको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहेगी। समझ आ गया? अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द सन हैविंग राइजन, मतलब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने लिखा हुआ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द सन हैविंग राइजन कोमा द फॉग डिसअपियर्ड। और आपको याद हो, आपने हमारी वीडियो देखी होगी कंजंक्शन में, मैंने क्या बोला था? कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि कोई एक कंजंक्शन आती है तो दूसरी कंजंक्शन हम कभी यूज नहीं करते, सिंपल एक कोमा यूज करते हैं। अब ये देखिए, इसमें दो चीज है, क्या दी है? इसमें हैविंग आया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है तो उस केस में भी जब हम सिंपल से कंपाउंड में चेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एंड। कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे? एंड। तो इसका मतलब क्या है भाई? द सन, जो सूर्य है, रोज मतलब निकला, भाई सूरज निकला, एंड और द फॉग, जो फॉग क्या होता है? धुंध या कोहरा, डिसअपियर्ड, मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हो गया? मतलब सूर्य के निकलते ही क्या हो गया? जो कोहरा था, जो धुंध थी, वो क्या होगी? डिसअपियर्ड हो गई। तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें हम आपको बताया हमने आपको कि जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो हम सिर्फ उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। अब आते हैं इसके रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके काफ़ी आसान रूल्स हैं, आप इनको याद रखिए कि कौन सा रूल कब हम यूज कर रहे हैं, कौन सा सेंटेंस किस में हमको बदलना है। ठीक है, तो अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका रूल नंबर 2 क्या होगा? ये था रूल नंबर 1, जिसमें हमने जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या? सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। पहले सेंटेंस में क्या बताया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल। उसमें हमने यूज क्या किया? एंड। मान लो किसी कारण ये मेरे पास यहाँ सिंपल सेंटेंस है और ये मेरे पास यहाँ कंपाउंड सेंटेंस है, मतलब बदलना हमको, सॉरी। अब हमारे सिंपल सेंटेंस के अंदर मान लो हमको बिसाइड्स क्या होता है? के अतिरिक्त, या इन एडिशन टू, ये कोई दो वर्ड देखने को मिले, मतलब बिसाइड से इन एडिशन देखने को मिले, तो हम कंपाउंड में बनाते समय हम यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स या इन एडिशन टू आ गया तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बिसाइड्स being praised, Ram was awarded। समझ आया सेंटेंस? मतलब प्रशंसा करने के अतिरिक्त राम को अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? जब मैंने कंजंक्शन पढ़ाई थी, सबसे पहला रूल यही बताया था, जब किसी भी सेंटेंस में यदि कोई कंजंक्शन से स्टार्ट हो तो उसमें दूसरी कंजंक्शन ना आके क्या आता है? कोमा आता है। ठीक है, अब बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड कोमा राम वाज अवॉर्डेड। अब इसमें कौन सी कंजंक्शन आई है? बिसाइड। और जब भी बिसाइड्स या इन एडिशन टू आएगी तो क्या आएगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखिए कि किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है, तो राम सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ले आते हैं। तो राम वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड। समझ आया? मतलब जो राम था न केवल उसकी प्रशंसा की गई, नॉट ओनली बट ऑल्सो अवॉर्डेड, मतलब सिर्फ उसकी प्रशंसा नहीं की गई, साथ के साथ क्या हुआ? उसको अवार्ड भी मिला।
तो ये था आपका बिसाइड्स का एग्जाम्पल। अब मैं बात करूं इन एडिशन टू, इन एडिशन टू प्लेइंग फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेलने के अतिरिक्त मोहन प्लेज क्रिकेट। मतलब क्या हुआ, फुटबॉल खेलने के अतिरिक्त मोहन क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है फुटबॉल के अतिरिक्त। अब इन एडिशन टू आ गया, इन एडिशन टू आ गया तो हमको क्या लगाना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिख लिया मोहन, सब्जेक्ट ले लिया मोहन। अब इसमें भी यहाँ पे भी प्लेइंग की बात कर रहा है, खेलने की, यहाँ भी प्ले मतलब क्या कर रहा है, प्लेज मतलब खेलने की बात। तो मोहन प्लेज, भाई सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब भी आती है ना। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई वो, तो यहाँ पे मैंने मोहन लिखा तो प्लेज। मोहन जो है वो खेलता है नॉट ओनली फुटबॉल, मतलब केवल फुटबॉल नहीं खेलता, उसके साथ साथ क्या खेलता है, बट ऑल्सो क्रिकेट। समझ आया क्या लिखा मैंने क्या लिखा कि जो मोहन है वो फुटबॉल के साथ साथ क्या खेलता है, के अतिरिक्त मतलब क्रिकेट भी खेलता है। तो ये था आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है यदि सेंटेंस के अंदर आपको बिसाइड्स या इन एडिशन टू मिले तो आपको वहाँ पे कौन सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए कौन सा यूज़ करना है, वहाँ पे यूज़ करना है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये था रूल नंबर 2। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब इसका रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 से आपको और समझ आएगा कि हम सिंपल टू कंपाउंड हम कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके 4-5 बेसिक रूल्स है। तो आप कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस दिखेगा सिंपल का तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो मैंने लिखी है फैन बॉयज़, मतलब जो ये 7 कंजंक्शन जो लिखी है आपको यही यूज़ करनी है और इसी से आपको क्या करना है, आपको सिंपल टू कंपाउंड चेंज करना है। अब मान लो मैं बात करूँ सिंपल सेंटेंस की बात करूँ और इसको चेंज कर रहे हैं हम कंपाउंड में। अब मान लो किसी कारण सिंपल सेंटेंस के अंदर इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद या डेस्पाइट, इसी मतलब सेम वर्ड होते हैं। हम इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हैं या डेस्पाइट भी यूज कर सकते हैं। यदि हमें सिंपल सेंटेंस के अंदर ये 2 वर्ड मिले इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, तो हम जब कंपाउंड बनाएंगे, जब हम कंपाउंड इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो हम क्या कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, कौन सी कंजंक्शन यूज़ करेंगे, या तो यट, समझ आ गया, या तो यूज़ करेंगे यट या यूज़ करेंगे बट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ, भाई मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस, मतलब अमीर होने के बावजूद भी ही कैन नॉट हेल्प एनीबॉडी। क्या लिखा, या एक काम करिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दीजिए, ही डज नॉट, कर सकता है नहीं, करता ही नहीं है वो। ठीक है, कैन लगाओगे तो मतलब पॉसिबिलिटी बन जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस मतलब अमीर होने के बावजूद भी वह किसी की हेल्प नहीं करता है। समझ आ गया। अब इसमें वर्ड क्या आ गया, इन स्पाइट ऑफ। अब इस वर्ड की जगह हम यहीं पे भी डेस्पाइट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों वर्ड सेम होते हैं,
मीनिंग भी सेम होता है और यूज़ भी सेम होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डेस्पाइट भी, तो इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेज ही डज नॉट हेल्प एनीबॉडी। अब ये देखिए जो रिचेज है, हिज रिचेज, ये क्या है? अब जो ये एक तरह से नाउन है, अब हमको इसमें इसे एडजेक्टिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है इसको? एडजेक्टिव में। अब ये बताइए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो मैंने क्या लगाया? ही सब्जेक्ट लगाया। उसके बाद रिचेस का जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? रिच। समझ आ गया? ही रिच, कोमा सॉरी, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? अब हमको कंजंक्शन यूज करनी है। ही इज रिच यट, ही मैंने ये छोड़ दिया अभी, ही मैंने सब्जेक्ट लिखा, इसको मैंने एडजेक्टिव में चेंज कर दिया। ही रिच यट मतलब वह अमीर है, यट मतलब फिर भी। ही डज नॉट हेल्प एनीबॉडी मतलब वह अमीर है फिर भी वो किसी की हेल्प नहीं करता। अब ये देखिए, मैंने उधर एक चीज़ लिखी है, कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि सब्जेक्ट दिया हो और उसके बाद एडजेक्टिव दिया हो तो उसके बाद बीच में आएगी बी फॉर्म। लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, ये इधर सब्जेक्ट है, ये इधर एडजेक्टिव है। यदि किसी सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में जो आएगा तो वो बी फॉर्म आएगी। मतलब या तो इसमें इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा या वो जाएगा या वर आएगा। अब ये इसमें प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। अब ये देखिए यहाँ पे डज यूज हुआ है, तो डज यूज हुआ है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्यों? ही क्या है? एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन है तो ही इज आ गया, और दे होता तो आर आ जाता। और किसी कारण ये डज की जगह डिड होता तो मतलब पास्ट टेंस में होता, और पास्ट टेंस में होता तो हम क्या करते? हम यूज करते फिर वहां वॉज। ठीक है, तो समझ आया? समझ आ गया? तो सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हुए हमने 2 रूल्स पढ़ लिए। अब चलते हैं रूल नंबर 3। हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है यदि हमारे सेंटेंस के अंदर ओइंग टू, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ या फोर प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हो तो कंपाउंड में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम वहाँ पे या तो सो यूज़ करेंगे या यूज़ करेंगे फॉर। समझ आ गया? ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ या फोर प्लस एब्स्ट्रैक्शन नाउन। एब्स्ट्रैक्शन नाउन क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती है एब्स्ट्रैक्शन। अब इसकी मैं छोटी सी चीज़ बता दूँ। मान लो किसी भी सेंटेंस के अंदर के बाद में किसी भी वर्ड के बाद ITY, TION और ANCE, ENCE या MENT ये चीज़ मिलेंगे, वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। मान लो मैंने कहा ओइंग टू इल हेल्थ, मतलब बीमारी के कारण। भाई इल हेल्थ मतलब बीमार, बीमारी के कारण ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास मतलब बीमारी के कारण वह क्लास को अटेंड नहीं कर सका। अब देखो इसमें ओइंग टू आ गया, दिया हुआ है ओइंग टू, तो इसका मतलब है हमको क्या यूज करना है? सो यूज करना है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, तो मैंने ही लिख लिया। ही लिखने के बाद मैंने इल मतलब बीमार, मैंने यहाँ पे इल लिख दिया, बीच में जगह छोड़ दिया गया। ही इल मतलब वह बीमार है। सो
ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, मतलब बीमार है इसलिए वह क्लास नहीं अटेंड कर सका। ठीक है, अब देखिए मैंने एक खालिस्तान क्यों छोड़ा है, मैंने यहाँ पे सो यूज़ कर लिया, मतलब सो क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंजंक्शन यूज़ कर ली। अब ये देखिए मैंने क्या बताया, उधर लिख सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, ही क्या है सब्जेक्ट, इल मतलब बीमार क्या है एडजेक्टिव, उसके बीच में क्या आएगी बी फॉर्म आएगी। बी फॉर्म में अब हमको देखना है कौन सा सेंटेंस है, इसमें क्या आया है कुड, कुड आया है तो पास्ट टेंस है, कैन आता तो प्रेजेंट टेंस है, कुड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉज। ठीक है, समझ आया कि यहाँ पे वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुड दिया हुआ था, किसी कारण ये कुड ना होता कैन होता तो हम क्या करते वहाँ पे क्या लेते इज ले लेते। तो समझ आया ये सेंटेंस। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। अब जो भी सेंटेंस आएगा तो वो इसी फॉर्म में आएगा भाई, ओइंग टू दे दो, ड्यू टू दे दो, बिकॉज ऑफ दे दो या ऑन अकाउंट ऑफ दे दो। अब हम एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं फोर प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने बताया कैसे पता लगाना है। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज नोबेलिटी, मतलब अपनी महानता के लिए उसे अवार्ड दिया गया, नोबेलिटी फॉर हिज नोबेलिटी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये क्या आया, फोर आया, फोर के बाद नोबेलिटी आया। मैंने इधर लिखा था ना कि कभी भी वर्ड के अंदर आई टी वाई टी आई ओ एन एच डबल ओ डी एम ई एन टी ए एन सी ये आ जाएंगे तो वो क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इसी तरीके से इसमें आई टी वाई आया तो अब इसको चेंज करना है कंपाउंड में, तो इसका सब्जेक्ट बताइए क्या है, ही, मैंने ही लिख दिया, सब्जेक्ट ही तो है। अब क्या है सेंटेंस के में पास्ट में, तो ही वॉज क्या है नोबल, मतलब मैंने इस नाउन को किस में चेंज कर दिया एडजेक्टिव में, महान। ठीक है, जैसा अब तक चेंज करते आ रहे थे ना कि मैंने नाउन को एडजेक्टिव में जैसे इल, इससे पहले सेंटेंस पढ़ा था इल हेल्थ, तो नाउन था तो उसका एडजेक्टिव में इल यूज किया था। इसी तरीके से नोबेलिटी को मैंने नोबल बना दिया, मतलब इसको क्या कर दिया एडजेक्टिव बना दिया। तो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में क्या आएगी बी फॉर्म आ गई, तो ही वॉज नोबल। अब क्या आएगा भाई, वो क्या है महान है, ही वॉज नोबल। अब हमको क्या लगाना है इसके बाद, ये तो अभी तक हमने क्या लगाया है, अभी तक तो सेंटेंस मतलब ये सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखी इसमें, सब्जेक्ट के बाद लिखी है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद इसके बाद क्या लगाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो मतलब ही वॉज नोबल, सो ही वॉज अवॉर्डेड, समझ आया। तो ये था रूल नंबर 3 जिसमें हमने आपको बताया किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर यदि ओइंग टू, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ या फोर प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हो तो उसको चेंज करते हुए हमको क्या लगाना है, या तो सो लगाना है या फोर लगाना है। ठीक है, और ही वॉज नोबल, ही वॉज अवॉर्डेड, उसको अवार्ड दिया गया फॉर हिज नोबेलिटी। ठीक है, समझ आया। इसका लास्ट रूल बचा है बस, अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहेगा उसको भी देख लेते हैं, और उसके बाद आपके जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल टू कंपाउंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट रूल की मैं बात करता हूँ। लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल कहता है यदि मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब दी रहेगी उसके साथ टू लगा होगा और प्लस फिर वर्ब दी रहेगी। समझ आया भाई, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल की। सिंपल सेंटेंस के अंदर यदि मेन वर्ब लगी है प्लस टू लगा है और प्लस वर्ब लगी है सिंपल सेंटेंस के अंदर, तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए और या
अदरवाइज यूज़ करेंगे, ठीक है, और या अदरवाइज यूज़ करेंगे। ये रूल नंबर 4 कहता है यदि सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब दी हो, बीच में टू दिया हो और बाद में एक वर्ब और दी हो, और कंपाउंड में यदि चेंज करना है तो उसमें और या अदरवाइज यूज़ करें। एक चीज़ और, अब किसी को भी सेंटेंस को चेंज कर दें, हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा तो मोस्टली हम विल नॉट यूज़ करेंगे उसके अंदर। मोस्टली हर एक सवाल, हर एक सेंटेंस में नहीं होगा, बट मोस्टली ज़्यादातर सेंटेंस के अंदर हम जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट की फॉर्म में। अब ये देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ही मस्ट रन टू विन। अब देखिए क्या है, उसे दौड़ना चाहिए, किस लिए, जीतने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे टू आया, क्या ये टू आ गया, वर्ब आ गई, क्या वर्ब आ गई, रन क्या है, दौड़ना, मतलब मेन वर्ब दे दी, मेन वर्ब तो ये दे दी हमको, टू ये आ गया और वर्ब आ गई एक ये, ठीक है, दौड़ना। तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने ये बताया आपको, अब ही मस्ट, उसे चाहिए, रन मतलब दौड़ना, टू विन जीतने के लिए दौड़ना चाहिए। अब मैंने क्या बताया कि इसमें और या अदरवाइज, और या अदरवाइज जो है ये मीनिंग देता है अन्यथा, अन्यथा, ठीक है, और या अदरवाइज मीनिंग देगा अन्यथा। अब इसका हम बनाते हैं सिंपल टू कंपाउंड। यदि हम इसका कंपाउंड बनाएंगे तो देखिए ही मस्ट रन, ये तो ऐसे ही रहेगा, हमें तो चेंज आगे इसी में तो करना है। ही मस्ट रन, उसे दौड़ना चाहिए, यहाँ पे और भी यूज़ कर सकते हैं या अदरवाइज भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब उसे दौड़ना चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट विन, अन्यथा वह जीत नहीं पाएगा, ठीक है, समझ आया। इसका एक यही था रूल कि मेन वर्ब के बाद यदि टू दी हो और या बाद में फिर वर्ब दी हो तो उसमें हम और या अदरवाइज यूज़ करते हैं। और अदरवाइज यूज़ किया कैसे, ही मस्ट, उसे चाहिए रन दौड़ना, टू विन जीतने के लिए। तो ये थे हमारे 4 बेसिक रूल जिसके बिहाफ पे, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब बचे आपके 2 हो, कौन कौन से, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। तो आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी कि कैसे हम कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिक रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर आपको मिलेगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक सभी स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।